हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप लोगों की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, काफ़ी समय के बाद मैं फिर से वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस बीच मुझे आप सभी लोगों का बड़ा स्नेह मिला, कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे कमेंट्स मिले और यही कारण रहा कि 2 चैप्टर जो हमारे 12वीं कक्षा की छूट गए थे वो चैप्टर लेकर फिर से मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये वीडियो भी बनाने का काफ़ी मन हुआ। और ऊपर से जो हमारी 12वीं कक्षा है उसकी एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया है, डेट शीट आ चुकी है। अप्रैल में 20 अप्रैल से हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं, तो 2 चैप्टर जो हमारे रहते थे 12वीं कक्षा के, अब हम उन्हें भी कंप्लीट करें। 11वीं कक्षा का हमारा पूरा सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो चुका था और ये आप लोगों का स्नेह ही है कि जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जब हमारा 11वीं और 12वीं का पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रेजुएशन के बीए के भी कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो चलिए अपनी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विदेशी विनिमय दर। 4वां चैप्टर है ये हमारा, विदेशी विनिमय। सबसे पहले हमें इस शब्द का पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा जो है वो हम शब्द से ही समझ के निकालेंगे। विदेशी यानी कि फॉरेन, दूसरे देश, विनिमय यानी कि लेन देन। तो विदेशी विनिमय दर एक ऐसी दर है जिस पर हम दूसरे देशों के साथ लेन देन करते हैं। लेकिन लेन देन किसका करते हैं? लेन देन करेंगे हम करेंसी का। करेंसी क्या होती है? मुद्रा। हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है, अपनी एक करेंसी होती है। जैसे भारत के अंदर रुपया है, अमेरिका के अंदर डॉलर है। तो जो अलग अलग देश हैं वो जब आपस में व्यापार करते हैं तो एक दूसरे की जो करेंसी के अंदर किस तरह से वो लेन देन करेंगे, उसी से संबंधित है हमारी विदेशी विनिमय दर। तो इसकी परिभाषा क्या है वो हमें सबसे पहले समझनी होगी। वो दर, विदेशी विनिमय दर एक दर है और वो दर है ये जिसके ऊपर जो कोई भी एक देश है, उस देश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उस करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से लेन देन किया जाता है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह दर जिस पर एक देश की करेंसी की एक इकाई को दूसरे देश की करेंसी की एक इकाई में ही बदला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना या एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलना, वही क्या कहलाता है? हमारा विदेशी विनिमय दर। हम करेंसी को बदलना भी कह सकते हैं या करेंसी की एक इकाई को बदलना भी कह सकते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है कि विदेशी विनिमय दर एक ऐसी दर है जिस दर के ऊपर एक देश की करेंसी की एक इकाई को दूसरे देश की करेंसी की इकाइयों में बदला जाता है। हम इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है डॉलर। जो $1 है, अमेरिका की जो करेंसी है, वो आज के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 75 रुपये के बराबर है। यानी कि अमेरिका का $1 भारत के 75 रुपये के बराबर है। जब भारत के 75 रुपये हो जाते हैं तो समझो $1 की कीमत हो गई है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो भारत का ₹1 है वो अमेरिका का जो $1 है उसका 75वां हिस्सा है। तभी तो 75 रुपये मिलकर $1 बनाते हैं, यानी कि भारत का $1 अमेरिका के डॉलर का 75वां भाग है। तो ये क्या हुई? इन दोनों देशों की करेंसी की आपस में कीमत, एक दूसरे की करेंसी की आपस में कीमत। तो हमें यहाँ से उदाहरण देकर और ये परिभाषा याद करके हम विदेशी विनिमय दर क्या है इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, तो इससे हम ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर क्या है कि विदेशी विनिमय दर 2 देशों की जो मुद्रा है उन मुद्रा का आपस में क्या है? अनुपात है, विनिमय अनुपात है, यानी कि लेन देन का अनुपात है। मैंने बताया कि $1 1/75वां डॉलर या $1 75 रुपये। तो ये क्या है? 2 देशों की जो मुद्राएं हैं उन देशों की मुद्राओं की विनिमय या लेन देन का आपस में अनुपात है, रेशियो। ये क्या होती है? हमारी विदेशी विनिमय दर। एक तरह से 2 देशों की मुद्राओं का आपस में अनुपात। और दूसरा, क्योंकि हम एक देश का दूसरे देश की करेंसी में माप रहे हैं तो ये हमारे देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य है, बाहरी दूसरे देशों के लिए मूल्य है, बाहरी मूल्य है ये हमारा। तो विदेशी विनिमय दर होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण और वहां से हमने ये 2 निष्कर्ष निकाले। तो विदेशी विनिमय दर यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे जो ये दर है, ये दर 2 प्रकार की होती है। हम दर भी कह सकते हैं या विदेशी विनिमय से प्रणाली भी कह सकते हैं। तो विदेशी विनिमय जो प्रणाली है या जो इसके प्रकार हैं वो 2 प्रकार होती है। एक को मैंने लिखा है स्थिर विदेशी विनिमय दर और दूसरी हमारी नम्य विनिमय दर। स्थिर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फिक्स है, स्थिर है।
एक बार जो निर्धारित हो गई ये ज़्यादातर वही रहेगी, इसमें परिवर्तन के बहुत कम या ना के बराबर चांसेस होते हैं। लेकिन नम्य के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। नम्य यानी कि जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम स्थिर विनिमय दर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो स्थिर विनिमय दर है इसके बारे में आपको ये याद रखना है जरूरी सबसे पहले कि स्थिर विनिमय दर एक ऐसी विनिमय दर है जो फिक्स होती है, जो स्थिर होती है, जिसमें बार बार परिवर्तन नहीं किए जाते। और इसका जो निर्धारण होता है वो निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जिस भी देश की विनिमय दर की हम बात करेंगे स्थिर, ये उस देश की सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो स्थिर विनिमय दर यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता या बहुत कम होता है और जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? उस देश की सरकार के द्वारा। सरकार कैसे करेगी इसका निर्धारण? सरकार निर्धारण करती है इसका कि उस देश की करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर, एक देश की करेंसी में कितनी सोने की मात्रा निहित है उसके आधार पर। तो सोने की मात्रा के आधार पर कैसे करती है ये, इसे हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया हम आज के समय की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास हमारा सोने का भाव है। तो जो सोने का भाव के वही हमारा 10 ग्राम सोना किसमें आता है? 50,000 के अंदर। 10 ग्राम सोना 50,000 में आएगा तो एक रुपये के अंदर कितना आएगा? उसका 10 ग्राम का 50,000वां भाव। तो इसी को हम ये कहेंगे कि सोने की निहित मात्रा के आधार पर। ऐसा नहीं कि रुपये के अंदर सोना है, नहीं, सोने की निहित मात्रा का अर्थ क्या है कि भाई 1 रुपये में कितना सोना जो हमारी कीमत है तो वो 10 ग्राम का 50,000, क्योंकि 50,000 सोने का रेट है। तो इस आधार पर विनिमय दर का जो निर्धारण होगा उसे कहेंगे हम। तो यहाँ से हम जो स्थिर विनिमय दर है उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि ऐसी दर जिसके अंदर बार बार परिवर्तन नहीं होंगे, जो फिक्स हो, स्थिर होगी और जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कैसे होगा? उसमें करेंसी के अंदर निहित सोने की मात्रा के आधार पर। अब जो स्थिर विनिमय दर है, ये स्थिर विनिमय दर आगे दो भागों में बढ़ जाती है। स्थिर विनिमय दर के ही आगे दो प्रकार है। कौन कौन से हैं? पहले को कहेंगे हम विनिमय दर की समान प्रणाली। आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि विनिमय दर क्या होती है और विनिमय दर के प्रकार जो है वो दो हैं, लेकिन स्थिर और विनिमय। लेकिन जो स्थिर विनिमय दर है वो आगे फिर से दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से पहले को कहेंगे हम स्थिर विनिमय दर की समान प्रणाली और दूसरी को कहेंगे हम विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स या समजनीय प्रणाली। तो ये जो दूसरी विधि है स्थिर विनिमय दर की, इसके दो नाम हैं, इसको ब्रेटन वुड्स भी बोलते हैं और समजनीय भी बोलते हैं। तो पहले हम जो हमारे स्थिर विनिमय दर का पहला प्रकार है यानी कि सौरमान प्रणाली, उसके बारे में समझते हैं। सौरमान प्रणाली क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये स्थिर का ही एक भाग है। तो ये किस प्रकार की प्रणाली है? एक प्रकार की स्थिर विनिमय दर प्रणाली है। और इसकी ये जो हमारी सौरमान प्रणाली थी ये कब चलन में थी? जो 1920 का हमारा समय है, 1920, उससे पहले का जो समय था उस समय ही प्रचलन में थी। और तब जो 1920 से पहले कब थी? जब पूर्णकाय या प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा होती थी। आप सभी को पता है पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है फुल बॉडीड बनी हुई, हम इसको कहते हैं कि जिसकी जो उसके जैसे हमारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के फुल बॉडीड, उसमें सोना अगर अधिक है तो उसका अधिक मूल्य होगा, सोना अगर कम है तो उसका कम मूल्य होगा। तो 1920 से पहले पूर्णकाय और जो प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा थी तब हमारी ये सौरमान प्रणाली होती थी स्थिर विनिमय दर प्रकार की। वर्तमान में ये नहीं है। तो 1920 से पहले थी और इसके अंदर सौरमान प्रणाली के अंदर भी हम कैसे दर को निर्धारित करते थे? वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर। तो करेंसी में निहित सोने की मात्रा को यहाँ हम फिर से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मान लो हम मानते हैं उदाहरण के लिए कि भाई $1 के अंदर 2 ग्राम सोना आता है। $1 में कितना सोना आता है? 2 ग्राम। एक दूसरा देश है, मान लिया इंग्लैंड है, एक इंग्लैंड की जो हमारी करेंसी है वो पौंड होती है, तो 1 पौंड के अंदर आता है सोना 4 ग्राम। तो $1 में 2 ग्राम सोना और 1 पौंड में 4 ग्राम सोना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 पौंड है वो 1 पौंड की जो कीमत है वो $1 की डबल है, क्योंकि $1 के अंदर तो 2 ग्राम ही सोना आया और 1 पौंड के अंदर 4 ग्राम सोना आ गया। तो इस तरह से जो पौंड की जो विनिमय दर है वो क्या हो जाएगी? जो डॉलर की विनिमय दर है उसकी डबल, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर डबल सोना आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर विनिमय दर का
निर्धारण। तो ये हमारी कौन सी विनिमय दर प्रणाली थी? स्वर्णमान प्रणाली, जिसके अंदर जो 1920 से पहले थी और जिसका निर्धारण कैसे होता है? करेंसी में नहीं, सोने की मात्रा के आधार। तो ये स्थिर विनिमय दर का ही प्रकार था। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स या दूसरा समजनीय प्रणाली। अब समजनीय का अर्थ होता है एडजस्टेबल, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा सामंजस्य हम कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है? स्थिर, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होते या बहुत कम होती है। तो बहुत कम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, जो समजनीय प्रणाली है, वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का एक प्रकार है और इसमें कुछ सीमा तक थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन करने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रणाली को हम ब्रेटन वुड्स और समजनीय प्रणाली कहते हैं। अब इस प्रणाली के अंदर कैसे विनिमय दर का निर्धारण होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एक देश की कोई भी करेंसी, मान लिया हम डॉलर को लेते हैं, तो उसे जो दूसरे देशों की करेंसीज हैं उनसे हम जोड़ देते हैं, संबंधित कर देते हैं, पैक्ड कर देते हैं। यानी कि एक मुख्य करेंसी को बाकी कई देशों की करेंसियों से जोड़ देते हैं, संबंधित कर देते हैं, या मैंने कहा पैक्ड कर देते हैं। और फिर जो मुख्य करेंसी है, जैसे मान लिया डॉलर को हम दूसरे कई देशों की करेंसी से जोड़ देते हैं, तो मुख्य करेंसी कौन सी हुई? डॉलर। और जो मुख्य करेंसी है उसका की जो विनिमय दर है उसका निर्धारण फिर हम उसमें निहित सोने की मात्रा के आधार पर करेंगे। तो तरीका हमारा वही है, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें कोई एक जो मुख्य करेंसी है उसे दूसरी अन्य करेंसियों से जोड़ देते हैं और जो मुख्य करेंसी है उसकी विनिमय दर का निर्धारण वैसे ही उस करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर कर दिया जाता है। दूसरा, क्योंकि इसका नाम समजनीय है, तो इसके अंदर थोड़े बहुत परिवर्तन होने के, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समजनीय प्रणाली कहते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि विदेशी विनिमय दर होती क्या है और विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती है, स्थिर और नम्य। अब जो स्थिर विनिमय दर है वो मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। दोनों में ही करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर निर्धारण होता है। लेकिन ये जो प्रणाली थी ये हमारी बहुत पहले थी और ये इसके बाद की है और इसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की संभावना होती है। तो इतना सब पढ़ने के बाद जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है उसके कुछ गुण और अवगुणों के बारे में हम समझ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला तो इसका गुण हो जाएगा कि ये स्थिर है। कोई भी विनिमय दर जब इसका निर्धारण होता है और जब वो फिक्स हो जाती है तो स्थिरता इसका सबसे बड़ा गुण है कि इसमें बार बार परिवर्तन होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरा इसका गुण क्या हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी व्यापार है हमारा, उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा कैसे मिलेगा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि परिवर्तन की संभावना कम है, तो हमारी जो नीतियां हैं, जो व्यापार है, वो उसके ऊपर हम लंबे समय के लिए उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इस तरह से नीतियों में समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये नीति, क्योंकि प्रणाली कैसी है? स्थिर है। अब इसके अवगुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका अवगुण है विशाल निधियां, क्योंकि एक बार फिक्स हो गई, कम ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमें हर एक देश की जो करेंसी है उसकी बड़ी बड़ी मात्रा में हमें उसके निधियां अपने पास स्टोर में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कम ज्यादा तो होगी नहीं या बहुत कम होगी, तो हमें उनकी विशाल निधियां अपने पास रखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसके अंदर सीमित गति, यानी कि ज्यादा उतार चढ़ाव और ज्यादा इसके अंदर उसकी संभावना नहीं है। और जब उतार चढ़ाव अधिक होती है, कम ज्यादा के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसे में जो जोखिम पूंजी होती है, जोखिम पूंजी क्या होती है? जिसमें आगे लाभ के या निवेश के या जितने ज्यादा लाभ के चांसेस घटते बढ़ते हैं, उन जोखिमों से हम रुपया कमाते हैं। तो वो जो जोखिम पूंजी होती है वो यहाँ पर निरुत्साहित होगी, क्योंकि ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली है। एक बार फिक्स होने के बाद इसमें परिवर्तन के चांसेस बहुत कम है। तो बच्चों, उम्मीद है स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है और विदेशी विनिमय दर क्या होती है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जो हमारी विनिमय दर का दूसरा प्रकार है नम्य विनिमय दर, उसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।